जुमेरात 28 अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इंडिया और पाकिस्तान में सैलाब से भारी नुकसान, अवाम की नकल मकानी। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के लखनपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे है रावी दरिया और यहीं से रावी दरिया जो है वो पंजाब में दाखिल होता है। पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इल्ज़ाम कितना सच है कि इंडिया ने पानी को हथियार बना के रेले की सूरत में छोड़ा ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो। और ये जो बात है कि वो रेला छोड़ा है, रेले को उनको काबू करने का क्या तरीका है? There was no way कि ये पानी कंट्रोल किया जाता within इंडियन टेरिटरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का शदीद दबाव बदस्तूर मौजूद है। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रोबेबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है। लाहौर में 30 रुपए के झगड़े पर 2 भाइयों के कत्ल के मुल्जिम पुलिस मुकाबले में हलाक। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में कैथोलिक स्कूल के चर्च में दुआया तकरीब पर हमले में 2 बच्चे हलाक, 17 अफराद जख्मी। To a report of a shooting at a mass that was happening at the Annunciation Roman Catholic Church on the block behind me. स्पेस एक्स का दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप का कामयाब तजर्बा। सनसनीखेज 60 मिनट का आगाज। स्पेस एक्स की नई जनरेशन के रॉकेट ने टेक्सास से एक आजमाइशी परवाज पर उड़ान भरी जिस पर सबकी नजरें और सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। नवाब अकबर बुगटी की हलाकत और आज का पाकिस्तान, देखिए बीबीसी की खसूसी डॉक्यूमेंट्री। ने अकबर बुगटी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी इनके पास कोई इख्तियार नहीं था, ये लोग बाख्तियार लोग नहीं थे और सारी जो पावर है जिस तरह हमेशा होती है वो मिलिट्री के पास थी। बुगटी साहब उठे, वो कहते हैं कि जी यहाँ FC एंड बलूचिस्तान जो है वो चलेगी नहीं, यहाँ चेक पोस्ट उन्होंने अपने बंदों के लगा दिए, वो FC को हुकूमत की फौज को चैलेंज कर रहे, रोक रहा है चेक कर। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इंडिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सैलाब की जद में हैं, जिसके बाइस भारी जानी व माली नुकसान हो रहा है और कई सौ अफराद अपने घरों से नकल मकानी पर भी मजबूर हो गए हैं। देखिए बीबीसी के नामानिगार सरबजीत धालीवाल और तुरहब असगर की मुश्तरका रिपोर्ट, जिसमें दोनों मुमालिक में तबाही की सूरत हाल उजागर की गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के लखनपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे है रावी दरिया और यहीं से रावी दरिया जो है वो पंजाब में दाखिल होता है। रावी दरिया की मौजूदा स्थिति क्या है, इन तस्वीरों से समझी जा सकती है कि कितनी उफान पर रावी दरिया इस वक्त चल रहा है और इस वक्त रावी दरिया जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। ये रावी दरिया के किनारे पे एक बिल्डिंग थी और रावी दरिया किस तरीके से फैल रहा है इस इमारत को से समझा जा सकता है। दरअसल पानी जो है वो इस बिल्डिंग से ऊपर से घूम के आ रहा है और ये हाईवे है जहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस हाईवे को आधा जो है वो रावी दरिया अपने अंदर समोई बैठा है। और पंजाब के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं वरिंदर गोयल, उनके मुताबिक जो रंजीत सागर डैम है जहाँ से ये पूरा पानी कंट्रोल किया जाता है उसका जो वाटर लेवल हो 527 मीटर है और इसी वजह से पानी जो है वो रावी दरिया में छोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा पंजाब के 3 ज़िले जो हैं ख़ास तौर पर पठानकोट है, गुरदासपुर है और अमृतसर है, वहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति पैदा होगी और यही ज़िले रावी दरिया के साथ लगते हैं। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित ठिकानों में पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है और फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। भारतीय मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अगले 3 दिन में फिर से जो है वो भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रावी जो है उसमें पानी का स्तर जो है वो आने वाले दिनों में भी बढ़ सकता है। जो कंटिन्यूस रेन्स हुई ओवर दीज 2-3 डेज उसके कारण एक्सपेक्टेड था, एडवाइजरी भी जारी की गई थी
کہ اس میں پانی بڑھے گا اور جب چھوڑنا ہے تو نیچے والے علاقوں میں پرابلمز آتی ہیں. لوگوں کو بھی آگاہ کیا گیا تھا, ایویکیویشن بھی اکارڈنگلی کی گئی. اب یہ ہوا کہ بارش لگاتار چلتی رہی ہے, اس کے کارن پانی تھوڑا کا سطر اس کا زیادہ ہوا. رات کو آپ نے دیکھا تھوڑا لکھن پور میں بھی آیا جو اب ریسیڈ کر رہا ہے. سملرلی یہاں پہ بھی جو پانی ہے راوی میں اس کا بھی لیول تھوڑا کم ہوا ہے, لیکن ابھی اوپر والے علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے. تو ہمیں اس میں چوکنا رہنا چاہیے, پریکاشنز لینی ہے تاکہ کوئی لائف کا یا پراپرٹی کا کوئی نقصان نہ ہو. تو اس کے لیے ایڈیکویٹ پریکاشن جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس سائڈ سے دی ہیں اور ہم نے بھی اس سائڈ سے دی ہیں. پنجاب کے سے ہوتا ہوا جو راوی دریا ہے وہ پاکستان کے پنجاب صوبے میں پرویش کرتا ہے. اس وقت میں جس مقام پہ موجود ہوں یہاں سے کچھ ہی دور کچھ کلومیٹر جو ہے انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا گیا ہے ریور راوی میں, اور یہاں پہ اگر میں دیکھ سکوں تو سامنے میرے بالکل جو ہے قریب ہی جسر ہیڈ ہے جہاں سے پانی کا بہت بڑا ریلا گزرا ہے. اور سچویشن ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائزنگ ہے پانی کا لیول. نہ صرف یہ بلکہ یہاں پہ کچھ آفیشل سے جب ہماری بات ہوئی ارد گرد کے لوگوں سے جن کو یہاں سے ایویکویٹ کیا گیا, جن کے گھر بار یہاں تھے اور وہ بری طرح یہاں پہ پھنسے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ شادر نادر ہمیں پانی دیکھنے کو ملتا ہے. ریور راوی جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہوا آگے بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ریور بیڈ جو ہے کافی حد تک خشک تھا, لیکن جب سے یہ پانی جو چھوڑا گیا اس کے بعد سے لے کے اب تک نہ صرف راوی کی جو اپنی بیلٹ تھی وہ ارد گرد سے پانی وہاں سے باہر نکلا بلکہ ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور بستیاں گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہم اس وقت ایک آفت زدہ ضلع ہیں, چونکہ تاریخ میں اس سطح کا سیلاب میں نے نہیں دیکھا. 2,60,000 کیوسک سے زیادہ راوی میں پانی کا فلو ہوا ہے, اور نالا ڈیگ جس میں 35,000 کی کیپیسٹی ہے وہاں تقریباً 1.25 کیوسک تک پانی گزرا ہے, اور وہ ایک فلیش فلڈ کی طرح گیا ہے کہ جس نے راستے میں پل, سڑکیں, جو انفراسٹرکچر ہے تباہ کیا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ جو ہندوستان, یہ ایک قدرتی آفت ہے, کلائمیٹ چینج سے ہوا ہے, لیکن ایسی آفتوں کا مقابلہ کراس بارڈر کوآپریشن سے کیا جا سکتا ہے. ہندوستان نے پانی کے مسئلے پہ جو ویپنائزیشن کی ہے اور جو پانی کو ہتھیار بنایا ہے, اس کلیمٹی کا یقیناً جموں میں اور انڈیا کی سائڈ پہ بھی چونکہ بارشیں ہوئی ہیں نقصان ہوا ہے. اگر ان چیزوں پہ ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک میں, تو اس نقصان کا بہت حد تک کمی ہو سکتی تھی. اب اس وقت جو یہاں پر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ پانی کو ایک ویپن کی صورت میں ریلا بنا کے چھوڑ رہے ہیں. اگر سٹیڈی فلوز چھوڑے جاتے تو انہیں مینج کرنا بھی آسان ہے اور اس کا نقصان بھی کم ہوتا. میرے پیچھے وہ لوگ موجود ہیں جو دریائے راوی میں سیلاب آنے کے بعد اب یہاں پہ ڈسپلیس ہو کر بیٹھے ہیں. اپنا گھر کا ساز و سامان جو وہ سمیٹ سکتے تھے اور جانور وغیرہ وہ لے کے یہاں سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ پانی جائے گا, سیلاب اترے گا تو وہ واپس اپنی جگہوں پہ جائیں گے. بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ریور بیڈ کے اندر رہتے تھے, وہاں ہمارے گھر بار تھے, وہاں پہ کھیت تھے, کیونکہ عرصہ دراز سے دہائیاں گزر گئی ہیں, یہ دریا خشک تھا, لیکن آفٹر آلموسٹ 35 ایئرس یہاں پر پانی آیا ہے تو سچویشن اتنی ورس ہوئی ہے کہ ان کو ہر چیز ان کی ڈوبی اور یہ اب یہاں پہ سڑک پہ پناہ لینے پر مجبور ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو پیچھے ڈسٹرکشن دکھائی, بہت سارے گاؤں اور بستیاں زیر آب آئی ہیں. جو ریسنٹ فلڈنگ ہے اس کی وجہ سے سینٹرل پنجاب میں اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ کرتارپور کی بلڈنگ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پانی سے بھری ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریور راوی نے جو پانی تیزی سے آیا ہے پیچھے سے جسر کے مقام پہ جو یہاں سے کچھ ہی دور ہے, وہاں پہ اس نے پش بیک کیا ہے. راوی مزید یہاں کا پانی اندر لے ہی نہیں رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ پانی ہے. ابھی بھی سچویشن یہ ہے کہ شدرے سے ہوتے ہوئے ہیڈ بلوکی اینڈ دین آگے فردر جو ہے کافی زیادہ جو ڈسٹرکشن ہے وہ بستیوں میں, گاؤں میں, شہروں میں بھی ایون وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ انڈیا نے پانی کو ہتھیار کی صورت میں ریلے بنا کر چھوڑا. اگر سندھ طاس معاہدے کے تحت تعاون کرتے تو اس نقصان میں بہت حد تک کمی ہو سکتی تھی. لیکن ایک بار پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بدترین آبی جارحیت کا مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ کس طرح ہندوستان اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں بھی سیاست کر رہا ہے. وہ پانی کو جمع کرتا ہے اور ایک ریلے کی صورت میں چھوڑتا ہے تاکہ اس سے زیادہ تباہی ہو, زیادہ نقصان ہو. اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر عمل کرتا اور پاکستان کے ساتھ بر وقت معلومات شیئر کرتا اور واٹر کا ایک سٹیڈی فلو ریلیز کرتا تو اگرچہ یہ قدرتی آفت کی تباہی ہے
लेकिन हम इससे बहुत बेहतर तौर पे नबर्द आजमा हो सकते थे। BBC से बात करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल इस वक्त एक आफत ज़दा ज़िला है, क्योंकि तारीख में इससे ज़्यादा सतह का मैंने सैलाब नहीं देखा। 2,60,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी का अखराज दरियाए रावी से हुआ है, जबकि नाला डेक जिसमें 35,000 क्यूसेक की गुंजाइश है, वहां से 1.25 लाख क्यूसेक फुट पानी का रेला गुजर रहा है। वाज़ेह रहे कि पीर को एक बयान में पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का कहना था कि 24 अगस्त को इंडिया ने सफारती चैनल्स के जरिए सैलाब की वार्निंग पाकिस्तान को अरसाल की थी। याद रहे कि खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया ने सफारती जराए के जरिए पाकिस्तान को सरहद के दोनों जानिब मुमकिन सैलाब के खतरे से खबरदार किया था। इस बारे में मजीद जानिए आफिया सलाम से। ये अचानक नहीं हो रहा। यस, क्लाइमेट चेंज है और हमारा पैटर्न अब तक एस्टैब्लिश हो चुका है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारा मॉनसून शिफ्ट हो चुका हुआ है पिछले कुछ सालों से। लेकिन अचानक हम इसको कैसे कह रहे हैं? हम इसी दुनिया के में रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे, आजकल सैटेलाइट के ऊपर लोग फ़ोन के ऊपर एक्सेस कर लेते हैं मौसम को। क्या नज़र नहीं आ रहा था कि लद्दाख में क्या हो रहा है, कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? और ये जो बात है कि वो रेला छोड़ा है, रेले को उनको काबू करने का क्या तरीका है? देयर वाज नो वे कि ये पानी कंट्रोल किया जाता विद इन इंडियन टेरिटरी। और बावजूद इसके जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, ठीक है, वो उनकी एक इम्प्रेशन है, बट मेक सेंस टू मी कि अगर ये इंटेंशनली छोड़ा जा रहा था पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए, तो फिर वो हाई कमीशन के जरिए उन्होंने हमें फ्लड की वार्निंग क्यों दी? वो तो फिर बगैर वार्निंग के हमें डूबने देते। सो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यस, वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से अबेयंस में डाला। देयर इज नो सच थिंग एज अबेयंस। उन्होंने वो रूट नहीं लिया जो आपके इंडस वाटर कमीशन का है, जिसके जरिए वो हमें इत्तला देते रहे इससे पहले कई सालों में, क्योंकि पानी तो वहीं से आता है। इस दफा वो रूट नहीं लिया, बट वी वर इन्फॉर्म्ड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी पूरी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, मगर उन्होंने कभी रावी में इतना पानी नहीं देखा जितना अब है। शादरा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का शदीद दबाव बदस्तूर मौजूद है। उन्होंने कहा कि पानी एक नेमत है और उन्होंने अपने सूबाई इदारों से कहा है कि आइंदा साल के लिए इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए कि पाकिस्तान आने वाला पानी समंदर में गिरकर ज़ाया ना हो, बल्कि जमा हो जाए और हम इसे इस्तेमाल कर सकें। हमें डैम्स और पानी की स्टोरेज की सूरत हाल को बेहतर करना होगा और इसके लिए हमें सियासत से बालातर होकर और कौमी मफाद में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बाइस सियालकोट का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इदारों बिलखसूस 1122 का इस पूरे मामले में निहायत अहम किरदार रहा है, जिस पर वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ अपने तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को और अपने तमाम इदारों को, जिसमें PDMA है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। सबको मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम डीसीज को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के करीब रायवेंड के इलाके में 30 रुपए के झगड़े में 2 भाइयों को कत्ल करने के इल्जाम में जेरे हिरासत 2 अफराद पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। पुलिस का दावा है कि मुल्जमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। राशिद और वाजिद नामी 2 सगे भाइयों के कत्ल का ये वाकया 21 अगस्त को पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने मकतूल लड़कों के वालिद सईद इकबाल की मुद्दत में उवैस, तैमूर और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अवैस और तैमूर को हिरासत में ले लिया था, जिन्हें बादशाह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के हवाले कर दिया गया था। सुपरिंटेंडेंट पुलिस सदर इन्वेस्टिगेशन लाहौर मियां मौज़म अली का कहना है कि आज सुबह पुलिस जेर हिरासत दोनों मुल्जमान को निशानदही के लिए रायविंड ले जा रही थी, जहां मुल्जिमों के साथियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और मुल्जिमान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की।
अमरीकी शहर मिनियापोलिस में एक कैथोलिक स्कूल के चर्च में दुआया तकरीब के दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चे हलाक हो गए हैं। मिनियापोलिस के पुलिस चीफ ब्रायन ओहारा ने मीडिया को बताया कि पुलिस मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे एनसीएशन चर्च पहुंची थी, जहां बच्चे और दीगर अफराद दुआया सर्विस में मसरूफ थे। उस दौरान एक मुसल्ला शख्स इमारत के बाहर आया और उसने चर्च की खिड़कियों से फायरिंग शुरू कर दी। मिनियापोलिस पुलिस के सरबराह के मुताबिक मुसल्ला शख्स ने इमारत के अंदर मौजूद बच्चों और इबादत में मसरूफ दीगर अफराद को निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि मुसल्ला शख्स के पास एक राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्तौल थी। उनके मुताबिक इस हमले में 14 बच्चों समेत 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। There's also a family resource center that is being set up as we speak to make sure that we're there for everybody. Again, to the families that are suffering, to those that have experienced loss, I'm so deeply sorry. We're going to be with you every step of the way. We love you. This kind of act of evil should never happen, and it happens far too often. The chief will provide additional details. पुलिस चीफ ब्रायन ने मजीद बताया कि हमला आवर की उम्र 20 बरस से ज्यादा थी और वो मारा जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमला आवर का कोई वसी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो इस हमले की वजह का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस मिनियापोलिस में सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पैगाम में उन्होंने लिखा कि हमारे साथ मिलकर मुतासरीन के लिए दुआ करें। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। 1 घंटे की परवाज के बाद स्टारशिप बहराए हिंद में उतर गया है। इससे कबल इसकी पहली 4 लॉन्चेस नाकाम हो चुकी थी। देखिए जॉर्जिना रिनार्ड की रिपोर्ट, जिसे जावेद सोमरो पेश कर रहे हैं। 3, 2, 1। सनसनीखेज 60 मिनट का आगाज। स्पेस एक्स की नई जनरेशन के रॉकेट ने टेक्सास से एक आजमाइशी परवाज पर उड़ान भरी, जिस पर सबकी नजरें और सब कुछ दाव पर लगा हुआ था। जब सारे इंजन चले और रॉकेट बूस्टर प्लान के मुताबिक जमीन पर गिरा तो उम्मीदें बढ़ गईं। स्टारशिप के जमीन से तकरीबन 200 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचने से पहले जब रॉकेट का एक हिस्सा फटने लगा और जलती हुई फिन फ्लैप हिलती दिखाई दी तो तशवीश बढ़ने लगी। आखिरकार खुशी का वक्त आ गया जब स्टारशिप तुलुए आफ्ताब के वक्त कामयाबी से बहरे हिंद में लैंड कर गई। मगर उस मकाम तक पहुंचने के लिए सफर कांटों भरा था। पहली नाकामी जनवरी में, फिर दूसरी आजमाइश मार्च में जब मलबा कैरेबियन के पानियों में बिखर गया। तीसरी बार मई में रॉकेट बेकाबू होकर समंदर में जा गिरा। We are in a little bit of a spin. और अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क, जो अरबों डॉलर इस प्रोजेक्ट पर लगा चुके हैं, सुकून का सांस ले रहे होंगे। I think today was a really great day for SpaceX. मेरे ख्याल में आज स्पेस एक्स के लिए वाकई एक शानदार दिन था। बूस्टर की कामयाब लैंडिंग हुई। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ टेस्ट के तरीके बदले गए थे ताकि उसे मुस्तकबिल के लिए मजीद मजबूत कैसे बनाया जाए। लेकिन आज का असल खास लम्हा ये है कि स्टारशिप ड्रॉप ने पहली बार अपना पूरा मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। 120 मीटर बुलंद स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर रॉकेट है। आज उसने जमीन का चक्कर लगाया, मगर मंजिल चांद है और फिर एक दिन मरीख। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा 2027 में अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए स्टारशिप के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने का मंसूबा रखती है। नासा का मंसूबा है कि 2027 में इंसानों को स्टारशिप के जरिए चांद पर उतारा जाए। स्पेस एक्स का उसूल है नाकामी जल्दी हो ताकि जल्द सीखा जाए, मगर जब इंसान इस रॉकेट में सवार होंगे तो नाकामी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। जख्मी जरूर मगर फातिहाना अंदाज में जमीन पर लौटकर स्टारशिप ने यह साबित कर दिया कि वो दिन करीब है जब रॉकेट अमेरिकियों को महफूज तरीके से चांद तक ले जाए।
पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में हालिया शोरस की बड़ी वजह माहिरीन नवाब अकबर बुगटी की हलाकत को करार देते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सुई गैस की रॉयल्टी और डॉक्टर शाजिया खालिद केस पर नवाब बुगटी से कशीदगी बढ़ती गई, जो बिलाखिर तसादुम में बदल गई। इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकराती कमेटियां कायम की गईं, मगर वो नाकाम रहीं। देखिए BBC उर्दू की तहकीकी दस्तावेजी रिपोर्ट, जिसमें बलूचिस्तान की संगीन सूरत हाल का तफसीली जायजा पेश किया गया है। मैंने अकबर बुगटी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी, इनके पास कोई इख्तियार नहीं था। ये लोग बाख्तियार लोग नहीं थे और सारी जो पावर है जिस तरह हमेशा होती है वो मिलिट्री के पास थी। बुगटी साहब उठे, वो कहते हैं कि जी यहाँ FC एंड बलूचिस्तान जो है वो चलेगी नहीं, यहाँ चेक पोस्ट उन्होंने अपने बंदों के लगा दिए। वो FC को हुकूमत की फ़ौज को चैलेंज कर रहे, रोक रहा है, चेक कर रहा है। तो ये चीज़ें, और उनके कैंप पे रॉकेट फायर कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और ऐसे आदमी के साथ जाकर बातचीत करते हैं और वो डिमांड अपनी 10 गुना ज़्यादा करता है, तो आप बनाना रिपब्लिक हैं। ये जो मुआहदे करते हैं ये इसलिए करते हैं कि इनका ये ख्याल है कि राय आमा को हमवार करें और ये ज़ाहिर करें कि गोया उनका मुखालिफ फरीक जो है वो दरहकीकत मुआहदों का से मुनकिर है और उनको रॉन्ग साइड पे लाके उसके ऊपर फिर एक वार करना चाहते हैं। नवाब साहब के साथ भी यही हुआ। यहाँ आप मेरे घर पर बमबारी करेंगे तो मैं समझूंगा, तो आप मेरे पर हमला करें तो हमला तो मैंने जवाब देना है आपको। तो पहाड़ पे जाने का जो सिंबॉलिक यही है कि ओके रेजिस्ट करना है। यहाँ बैटिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है जंग। इवन बलूचिस्तान और डेरा पट्टी की बात है, शुरू यहाँ से होगा, पाकिस्तान ने स्क्रिप्ट किया 2 फ्लैश पॉइंट्स से। ये डेरा पट्टी एक वादर है, स्टार्टिंग पॉइंट्स गेम। मार्क माय वर्ड्स। आई होप सर यू प्रूवन रॉन्ग। बलूचिस्तान का जो मौजूदा बहरान है, जो मौजूदा चपकलिश है, जो खलफशार इसका क्लीवेज है, वो इट इज़ द रूट्स आर द असैसिनेशन ऑफ नवाब अकबर खान बुगटी। 1973
for this. नवाब अकबर और परवेज मुशर्रफ हुकूमत के दरमियान पहला तसादुम उस वक्त हुआ जब जनवरी 2005 में सुई गैस फील्ड के अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर शाजियात खालिद के साथ मुबैना तौर पर रेप का वाकया पेश आया, जिसमें एक फौजी कैप्टन को मुलविस करार दिया गया। नवाब अकबर बुगटी ने अपने इलाके में इस वाकये पर शदीद नाराजगी और रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसके बाद सुई पर बाज हमले भी हुए। ताहम नवाब अकबर बुगटी का कहना था कि ये हमले बलोच लिबरेशन फ्रंट ने किए हैं। अदालती ट्रिब्यूनल ने कैप्टन को बेकसूर करार दिया और डॉक्टर शाजिया बैरून मुल्क चली गईं। कशीदगी के बाद डेरा बुगटी और सुई में बुगटी कबाइल और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गईं और मार्च 2005 में दर्जन के करीब सिक्योरिटी एहलकार झड़प में मारे गए। 17 मार्च को डेरा बुगटी पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 30 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हुई। कशीदगी के दौरान पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें उस वक्त की पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के रुकन शामिल थे। इस कमेटी ने डेरा बुगटी पहुंचकर नवाब अकबर से मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात के दौरान नवाब अकबर के फर्जंद जमील बुगटी भी मौजूद थे। देखें, पहले जो पार्लिमानी वो आई थी, डेलीगेशन आई थी पूरे, उसमें ये शेरी रहमान, नवीद कमर और जकरानी और दुरानी, और ये इनको मैंने सारा दिखाया। तो मुझे कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल लगता है कि असैसिनेशन का प्लान था। मैंने कहा जी इससे ज़्यादा और क्या, आप हम जिधर बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ, उस कोने से बम गिर रहा है कमरे में, वो तो असैसिनेशन ही हो रहा है ना। और वो जिधर जिधर मेरा वालिद जा रहा था 5 मई को, वहाँ पर वो देवर टारगेटिंग हिम देयर। तो उस डेलीगेशन का वो आए, बैठे, गपशप लगाया, 2-3 घंटे उनको मैंने सारा टूर कराया, वो चले गए। फिर उसके बाद किसी ने लफ्ज़ नहीं बोला। डेरा बुगटी पर हमले के बाद बुगटी कबीले के लोगों ने सिक्योरिटी एहलकारों का घेराव कर लिया। इस हमले के चंद रोज के बाद हुकूमत ने मुस्लिम लीग की रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जो डेरा बुगटी पहुंची थी। नवाब अकबर बुगटी ने उनके सामने चेक पोस्ट के खात्मे समेत दीगर मुतालबात सामने रखे। वो तो वाक़या हुआ, मैंने टेलीफोन भी किया और उन्होंने उसकी वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही मैंने जब कहा कि नहीं, आप इसमें इस चीज़ को वापस होना चाहिए, तो वापस कर दिया। तो अब उन मामलात में हम तरक्की में ना पड़े, हाथों में कौन से हाथ से कौन से सब तो मालूम है। मैं कई दफ़ा उसका इजहार भी कर चुका हूँ। इस मौके के ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी इसको ना उठाया। नवाब अकबर बुगटी और मुशर्रफ हुकूमत में कशीदगी से पहले मरी कबीले और मुशर्रफ हुकूमत में पहले से नाराजगी मौजूद थी, जब सन 2000 में कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नवाज मरी का कत्ल हुआ और इस इल्जाम में मरी कबीले के सरदार नवाब खैरबख्श मरी गिरफ्तार किए गए। बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर फकत मकामी लोगों का हक है। नवाब अकबर बुगटी के इस नारे ने मकबूलियत हासिल की और माजी के मुखालिफ अब करीब आने लगे। नवाब खैरबख्श मरी के बेटे बालाज मरी नवाब बुगटी के साथ साथ सामने आए। जनरल परवेज मुशर्रफ इस कशीदा सूरत-ए-हाल में 15 दिसंबर 2005 को मरियों के इलाके कोहलू चले गए।
नहीं बनेगा और कि पाइपलाइन ईरान से नहीं जाएगी, हम देंगे। चंद हफ्तों के बाद डेरा बुगटी में ऑपरेशन शुरू हो गया। पर इम्पोज किया गया है। खुद हुकूमत ने कहा है कि जनरल गए थे कोलू विज़िट करने और वहाँ कुछ गोले इर्द गिर्द गिराए गए और जिसको उन्होंने बहुत बड़ा एफ्रॉन्ट समझा और फिर ओपनली कहा उन्होंने कि इसका बदला हमने लेना है, इसका रिवेंज लेना है। तो जब उन्होंने खुद अनाउंस किया तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो वो उसका बदला ले रहे हैं। इस कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहे। अब चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन पर मुश्तमिल कमेटी मुज़ाकरात करती रही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह होता है। एक दफ़ा मैं गया नवाब साहब को मिलने, तो पूरी एग्रीमेंट हो गई थी कि वो उधर से जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी है वो ड्रॉ कर लेगी। फ्रंटियर कोर थी FC। तो नवाब साहब, मैं हेलीकॉप्टर में गया मिलने, तो नवाब साहब ने कहा इधर आए बाहर खाने से पहले। वो बड़ा अच्छा खाना खिलाते थे हमेशा, मिर्चें वाला खाना। तो उन्होंने कहा कि देखें ये एक FC की पोस्ट अभी तक है, आपने वादा किया था और वो पोस्ट जो है वो अभी तक है और ये सीधा हमारे घर देख रही है, हम बेपर्दगी भी होती है। तो मैंने कहा इसको विड्रॉ करना चाहिए। मैंने उनसे वक्त के जो मिलिट्री कमांडर्स थे बलूचिस्तान के बात की, उन्होंने कहा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, नॉट एट ऑल, ये तो हमारी सिक्योरिटी का इशू है। मैंने कहा नॉट, ये गलत बात है। आई सॉट अ मीटिंग विद जनरल मुशर्रफ। मैंने कहा, मैं खुद गया, वो तारिक अजीज़ थे, जनरल जावेद हामिद थे चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल मुशर्रफ साहब थे, और मैंने मैप दिखाया। मैंने कहा ये देखें, ये देखें, ये इधर है, क्या है, एग्रीमेंट हो गया, सिर्फ ये एक पिकेट पर लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब ने कहा कि हाउ कैन वी ट्रस्ट बुगटी साहब, लोग तो मेरे फौजी कमांडर्स कहते हैं। मैं कहा हाउ कैन यू ट्रस्ट इंडिया, आप इंडिया से तो बात कर रहे हैं, आप ट्रस्ट करते हैं आपको, बात कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं उनसे, तो कहते हैं हाँ ये समझ। मैं कहा एक पिकेट पर आप पूरी एग्रीमेंट सैबोटाज करेंगे। अब गिरफ्तार किया था, उस 10 ईयर्स ओल्ड। डेरा बुगटी में जारी इन मुज़ाकरात के चश्मदीद गवाह जमील बुगटी भी हैं। वो कहते हैं कि कमेटी बाख्तियार नहीं थी। फिर हम बैठे थे तो बोला जी हाँ भाई, वालिद ने बोला कि तुम लोगों को मैंडेट है नहीं है, बोला हाँ हाँ जी। बैठ गए, मेरे को वालिद ने बोला लिखना शुरू करो। अगर कोई किरदार अदा कर सके तो ठीक है, लेकिन फिर वो जो है कोई किरदार अदा न कर, कोशिश की लेकिन अदा नहीं कर सके। और फिर इस दौरान मुशर्रफ साहब ने जो है यानी पार्लिमानी कमेटी को नज़रअंदाज करके उनने चौधरी शुजात को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो नवाब साहब से मुज़ाकरात करें। तो और नवाज साहब इतने यानी बेएतमाद हो गए थे कि वो चौधरी साहब की कॉल सुनने तक रवादार नहीं थे। तो इस दौरान मैं वहाँ गया, तो फिर जो है
میں اپنے فون سے کال ملاتا تھا چودھری صاحب کو اور پھر نواز صاحب کو دیتا تھا کہ بات کریں. تو اس طرح وہ پھر ایک بات چیت شروع ہو گئی دوبارہ. اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو ایف سی ہے یہ ہٹا دیں گے, لیکن پھر وہ انہوں نے بالکل کارڈن کر دیا ڈیرہ بگٹی کو چاروں طرف سے. پھر نئی پوسٹیں بنائیں اور لوگوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے اور جو ہے روکتے تھے, ایون جو میڈیا پرسن تھے ان کو بھی روکتے تھے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جی ہاں. جنوری 2006 میں انسانی حقوق کمیشن کا وفد آسما جہانگیر کی قیادت میں ڈیرہ بگٹی میں جاری کشیدگی کا جائزہ لینے اور نواب اکبر سے ملاقات کے لیے پہنچا. اس وفد میں افر سیاد کھٹک بھی موجود تھے. ہم نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کیا بات ہے, کیا مشکل پیش آئی. انہوں نے کہا کہ در حقیقت مذاکرات وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مسائل کو حل کریں, کیونکہ ان کا نواب صاحب نے کہا کہ جو جرنیل شاہی ہے پاکستان کی, اس کا یہ خیال ہے کہ وہ ان تمام بلوچستان کی معدنیات اور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا مالک تسلیم نہیں کرتے. ہمارا اصرار ہے کہ بلوچستان ایک فیڈریشن میں ہے اور اس فیڈریشن کے جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں اپنی زمین اور اپنے وسائل کے مالک وہ ہیں, لیکن اس نے کہا کہ وہ نہیں مانتے. اس نے کہا بہانے بنا رہے ہیں, لیکن در حقیقت اصل ایشو جو ہے اس نے کہا بلوچستان میں یہ ہے کہ اور یہ ہمیں ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں مختلف قسم کے اور ہمیں کوئی موقع نہیں دیتے, کوئی قانونی کارروائی کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے. Government is negotiating from the mouth of the big tope with the big gun, with the big thunder. I think it's heard all around the country, that kind of negotiations. They have been given instructions. Myself and Nawabzada Balaji Murray, بنا رہے ہیں, کالم بنا رہے ہیں, اس سے ہم چھت کو سپورٹ کریں گے. چھت کو سپورٹ کرنے کے بعد تاکہ ڈیورنگ جو کام کرتے یہ گرے نہ نیچے. اس کے بعد سے جب سپورٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم اندر سے پتھر نکالنا شروع کریں گے, اور پتھر جب نکل آتا ہے تو جیسے جیسے پتھر نکالیں گے نیچے سے باڈی کی ریکوری ہو جائے. نواب اکبر کے خاندان نے حکومت کا یہ
कंडेम किया इसको, हमने इसको एहतजाज भी किया। और उस वक्त हालांकि हुकूमत का चौधरी साहब हिस्सा भी थे, उनके भाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, भाई साहब उनके वो सपोर्ट कर रहे थे मुशर्रफ साहब को। उनका ठीक है, वो खैर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं ये गलत है, वी कंडेम इट। ठीक है, लोग कहते हैं मिलिट्री डिक्टेटर वगैरह, वो सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं द बक स्टॉप्स विद द टॉप मैन। अगर जिद नीचे भी आ गई थी तो जिम्मेदारी तो फिर जनरल मुशर्रफ पर पड़ती है ना, ही वॉज द नंबर 1 मैन। लेकिन उसमें उनके सिस्टम में जो कुछ हार्ड लाइनर्स थे जो उनके करीब थे, दे प्रिवेल्ड अनफॉर्चुनेटली, और वो बड़ी शॉर्ट साइटेड अप्रोच थी, उससे बहुत नुकसान हुआ। सियासी लोगों के दरमियान बातचीत कामयाब रही, लेकिन जब उस पर अमल दरामद का वक्त आया जो जर्नेलों के हाथ में था, तो उस यानी बलूचिस्तान की बातें तो आपको पता है बहुत काफ़ी अरसे से जर्नेलों के फैसले के तहत होती हैं। वहाँ सिविल हुकूमत जो है वो तो बराए नाम है बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही बराए नाम है, लेकिन पहले से भी कमज़ोर थी। तो उसमें यही था कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो मैंने कहा कि चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब ये बताएं, आप तो हर चीज़ के आपने कोशिश भी की, डायलॉग में रुकावट क्या थी, कौन लोग थे? ये मुलाकात आज दिन तक ये मैं 2-3 ही लोगों को मैं जानता हूँ जो ये कर सकते हैं, आप बताएं कि किसने की? तो उन्होंने इशारा जो है वो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ करके किया कि ये लोग नहीं चाह रहे थे। परवेज मुशर्रफ हुकूमत नवाब अकबर बुगटी को एक जागीरदार और सरदार समझती थी जो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए तरक्की की मुखालफत कर रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ उन पर आए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते और कहते कि बुगटी ने रियासत को चैलेंज किया था। सबसे पहले पाकिस्तान, उसको कोई चैलेंज करेगा उसको मारा जाएगा, और उसको चैलेंज नहीं करेगा, पाकिस्तान का हुब्बुल वतन है और वो कोई सजेशन दे रहा है, 100 बिस्मिल्लाह आए, बातचीत करते हैं और पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। नवाब अकबर बुगटी के कत्ल का मुकदमा जनरल परवेज मुशर्रफ समेत दीगर के खिलाफ दायर किया गया, ताहम बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वो सफर जो मुज़ाकरात से शुरू हुआ था अब मज़ाहमत तक आ गया। कोयटा से लेकर कराची तक नवाब अकबर बुगटी की हलाकत पर रद्द अमल सामने आया, जिसका पहला इज़हार सड़कें थीं और फिर पहाड़ों पर मौजूद अस्करियत पसंदी की सोच को फरोग मिला। बलूचिस्तान में बगावत की एक ऐसी लहर उठी जिसमें शिद्दत आती गई, उसने फिदाई हमलों और पुरतशद्दुद वाक़यात की शक्ल अख्तियार कर ली। पहले बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी होती थी 48 में 1-2 साल, और फिर माशाल्लाह 58 की माशाल्लाह में 1-2 साल, फिर 73 में 2-3 साल, लेकिन ये तो 2006 से अब तक जारी है और उसमें शिद्दत आती जा रही है। और वो पहले पॉकेट्स में होती थी, यानी जो मरी एरिया था या जो इधर जहलावान में मैंगलू का एरिया था, अब तो पूरा बलूचिस्तान जो है उसकी जद में है। तकरीबन 2 दहाइयों बाद भी नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद फैलने वाली शोरिश सूबे भर को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।